Welcome back, everyone. Our next speaker is an eminent personality. Mr. Ankit Gupta is a patent officer with over 6 years of experience in intellectual property rights, currently serving at IIT Drishti CPS Foundation, IIT Indore, where the leads the Intellectual Property Facilitation Center for MSMEs and startups. May I please call Dr. Rupesh Dubey sir, Head of Department Electronics and Communication Engineering, to welcome Mr. Ankit Gupta sir with a sapling. Please, sir. Thank you, sir. I request Mr. Ankit Gupta sir to please come on the dais for his intellectual session. Good afternoon, everyone. I am Ankit Gupta. I am Patent Officer at IIT Indore, Drishti CPS Foundation. So before start, I will tell you regarding the Drishti CPS. So Drishti CPS is a incubation hub at IIT Indore. So under the Department of Science and Technology, we provide support to the startups, MSMEs, for their future inventions and the invention which they have developed in their lab. So this is the prominent thing which IIT Indore has done with the Ministry of the Department of Science and Technology and Ministry of India, right? So today's session is regarding intellectual property and what are the facility Ministry of MSME has given to you regarding their MSME Champion Innovative Schemes. So I guess we should start. Can you please change the next slide? Yeah, okay. So my first question is, what is intellectual property? और if I will change my language, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ. तो सबको क्या लगता है कि बौद्धिक संपदा क्या हो सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं. बौद्धिक संपदा में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. आपका पेटेंट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, जीआई हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है. ये सब आपकी बौद्धिक संपदाएं हैं. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले बौद्धिक संपदा की, तो बौद्धिक संपदा इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इमेजिनेशन, कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी जो आप अपने दिमाग से सोचते हो, उसको बनाने के लिए आगे बढ़ते हो, उस चीज़ को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात बौद्धिक संपदा बोलते हैं. ठीक है. जो भी चीज़ आपने अपने दिमाग से बनाई है वो सब आपकी बौद्धिक संपदा है. दो तरीके की प्रॉपर्टी हम जनरल बात करते हैं. ठीक है. आपने कोई घर लिया, कोई ज़मीन ली, एक आपकी प्रॉपर्टी होती है जिस पे आपका हक होता है. करेक्ट. वैसे ही आपकी दिमाग से जो भी चीज़ बनी है, चाहे वो एक चेयर ही क्यों ना हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है. उसको बचाना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है. उस चीज़ को बचाने के लिए जैसे आप जब आप ज़मीन लेते हो, आप घर लेते हो, उसकी रजिस्ट्री कराते हो. सिमिलरली वैसे ही बौद्धिक संपदा की रजिस्ट्री कराई जाती है हिंदुस्तान में भी, जैसे दुनिया के अन्य देशों में भी कराई जाती है. उस चीज़ को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया. पेटेंट्स हैं, शायद आपने नाम सुना हो पहले. ट्रेडमार्क का शायद नाम सुना होगा. कॉपीराइट का नाम सुना होगा, आजकल यूट्यूब पे बहुत कॉपीराइट चलता है. जीआई का नाम सुना होगा. तो मैं बताता हूँ. अभी जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है. किसी एक एरिया का उस चीज़ की वजह से जाना जाना, वो जीआई है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो दार्जिलिंग की चाय, तो वो वहाँ की चाय मशहूर ही इसलिए है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर नेचर में बनती है. वो एक नेचर ही उसे बना पाता है. रतलाम का सेब, वो फेमस ही इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ रतलाम में ही बन सकता है, उस क्लाइमेट में ही बन सकता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा कराना ज़रूरी क्यों है? जब भी आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई इन्वेंशन है, आपने कोई चीज़ बनाई है, आपकी कोई ड्राइंग है, आपका कोई गाना है, उसको बचाने के लिए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते हो. ठीक है. उन अधिकारों को जिसके अंतर्गत हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलती है, उसको हम बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं, अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं. सरकार हम सबको अधिकार देती है अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए. उस रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ फीस होती है. जैसे आपके जब आप घर रजिस्ट्री कराते हो तो जैसे उसकी कोई स्टैम्प ड्यूटी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है. ये सारी चीज़ें उसमें भी काम आती हैं. तो जितने भी आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ के नाम सुनते होंगे, उन सब में कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेंशन होती ही है. सबसे पहले हम बात करते हैं पेटेंट्स की. तो पेटेंट्स होता क्या है?
जनरली हिंदुस्तान में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, या जीआई क्या है, डिज़ाइन क्या है। तो पेटेंट बेसिकली आपके दिमाग से बनाया हुआ कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोसेस जो आपकी सोसाइटी के काम आ सके। अगर मैं कोई एग्जांपल दूं इसका, तो आप बहुत छोटा ही एग्जांपल लेते हैं। ब्रेव वायर आपको पता होगा, कांटों वाली तार जो हम घरों पे लगाते हैं, वो 19 सेंचुरी की शुरुआत में 1864 या 1870 के आसपास बनी थी, जो आज तक वैसी ही चल रही है। वो एक इन्वेंशन है, अगर आप गूगल करोगे कभी भी तो आपको पता चलेगा कि वो एक पेटेंट है। सिमिलरली आप सेफ्टी पिन यूज़ करते हो, वो बहुत एक छोटा सा इन्वेंशन है जो आज तक चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सदियों सालों से चल रहा है। ठीक है, आपकी जेब में सबके पास फ़ोन है, करेक्ट? वो फ़ोन एक टेक्नोलॉजी है, वो भी एक पेटेंट है। ठीक है, चाहे एप्पल का हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे शाओमी हो, कोई भी हो, वो सब एक टेक्नोलॉजी है। आप हर एक फ़ोन की कोई ना कोई फीचर ऐसा होता है जो दूसरे फ़ोन से अलग होता है। फिर हम बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की। ट्रेडमार्क क्या होता है? आपने कुछ वर्ड्स के ऊपर दो शब्द लिखे देखे होंगे, TM और R। तो ट्रेडमार्क आपकी आइडेंटिटी है, आपके बिजनेस की एक आइडेंटिटी है। जैसे मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स का जो M वर्ड है वो ट्रेडमार्क है उसका। आप उस शब्द को कहीं भी देखते हो, आप उस वर्ड को कहीं भी देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये एक ट्रेडमार्क है, ये एक कंपनी का लोगो है। सिमिलरली आप टाटा को भी अगर आप देखते हो, तो टाटा की गाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा T लिखा रहता है, वो उसका ट्रेडमार्क है, उसकी पहचान है वो। ठीक है, टोयोटा का एक अलग डिज़ाइन है, मित्सुबिशी का अलग डिज़ाइन है, मर्सिडीज़ का अलग है। तो अगर आप उन डिज़ाइंस को देखते हो बिना किसी नाम के भी, तो आपको पता होता है कि ये कौन सी कंपनी की कार है या कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आपने देखा होगा, या आप सिर्फ देख के ही बता देते हो कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। और ट्रेडमार्क और पेटेंट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो आपके आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, आपकी बिजनेस इसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, आपकी स्टूडेंट लाइफ को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे पेटेंट की उम्र 20 साल होती है, ट्रेडमार्क की उम्र 10 से 15 साल होती है। 20 साल में आपको पेटेंट्स को रिन्यू कराना होता है, हर साल पेटेंट की एक पर्टिकुलर फीस जाती है, वो आपको रिन्यू के लिए देनी होती है, जिससे आपका पेटेंट अलाइव रहता है 20 ईयर्स तक। 20 साल के बाद वो पेटेंट जेनरिक हो जाता है, जनरल पब्लिक के लिए खुल जाता है। तो इसका एक अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सबने शायद एक वर्ड सुना होगा, जेनरिक मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक वर्ड आया ही तब मेडिसिन में जब उसका पेटेंट एक्सपायर कर गया, यानी उस पर्टिकुलर मेडिसिन के 20 साल पूरे हो गए, तब वो वर्ड आया जेनरिक। ठीक है, और कोई भी चीज़ जब वो जेनरिक हो जाती है तो उसकी वैल्यू इन अ मोनेटाइजेशन वे, पैसों के मामले में वो कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो जनरल पब्लिक के लिए खुल जाता है। उस 20 साल के अंतर में कोई भी आपका पेटेंट कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हो, और जो कि इंडिविजुअली आप जीत भी सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टर्मरिक, हल्दी। तो यूएस में एक किसी साइंटिस्ट ने हल्दी की कुछ एक्सट्रैक्ट करके कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि एक एंटीसेप्टिक होती है और इट गुड फॉर द स्किन और ये सब। इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चैलेंज किया था यूएस कोर्ट में, एंड दिस इज कि हमारे ग्रंथों में या हमारे पब्लिक डोमेन में ये ऑलरेडी है। इन दी एंड दे वॉन द केस, और जो भी उसका जो कंपनसेशन था दे गेट। इसीलिए आपका पेटेंट, आपकी इन्वेंशन जो भी है, उसको पेटेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहीं पे मेंशन ही नहीं है तो आप कभी उसे क्लेम ही नहीं कर सकते। वैसे ही ट्रेडमार्क के साथ है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई दुकान है, कोई बिजनेस है जिसका एक पर्टिकुलर नाम है और उसे आप ट्रेडमार्क कराना चाहते हो, सो दिस इज़ द टाइम कि आप उसे ट्रेडमार्क कराओ, सो दैट कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो हमेशा इंटैक्ट रहे, आपके पास रहे। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं डिज़ाइन की। जितनी भी डिज़ाइन, बेसिकली पेटेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक यूटिलिटी पेटेंट जिसमें आप हर एक चीज़ को डिफाइन करते हो, हर एक चीज़ को लिखते हो। दूसरा होता है डिज़ाइन पेटेंट जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ को आप डिफाइन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घड़ी देखते हो तो हर एक घड़ी एक अलग पैटर्न की होती है, हर घड़ी का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली जितने भी आप ब्रांडेड वॉचेस देखोगे, आप रोलेक्स अगर आप देखोगे कभी,
तो रोलेक्स के पीछे एक नंबर लिखा हुआ होता है, वो उसका डिज़ाइन नंबर है, उन्होंने वो रजिस्टर कराया है। सिमिलरली आप जितने भी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को अगर आप देखते हो, जो कपड़े डिज़ाइन करते हैं, चाहे मनीष मल्होत्रा हो, चाहे सब्यसाची हो, उन सब के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब डिज़ाइन फाइल किए होते हैं, ताकि कोई और उनको चीट ना कर सके या कॉपी ना कर सके। सिमिलरली डिज़ाइन 15 साल के लिए होता है, आफ्टर दैट आप रिन्यू के लिए जा सकते हो इफ़ यू वांट टू गो। फीस जाती है उसकी भी, हर 10 साल के बाद एक 5 साल के लिए फीस जाती है उसकी, तो वो आप डिज़ाइन में जा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन की। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसा मैंने बताया कि एक जगह का जोग्राफिकल एरिया को जो एक पर्टिकुलर चीज़ डिफाइन करती है, उस एरिया के बारे में बताती है, दैट इज़ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर दूं तो एमपी में ही तो झाबुआ का कड़कनाथ, शायद सबने शायद सुना हो, किसी ने शायद झाबुआ नाम भले ही ना सुना हो, पढ़ाई गैस की कड़कनाथ सबने सुना होगा। कड़कनाथ वहाँ का जीआई है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, जिसकी वजह से वो एरिया फेमस हुआ, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। जोग्राफिकल इंडिकेशन कोई एक पर्टिकुलर बंदा या कोई एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं करा सकती, उसको मल्टीपल पीपल या एक कम्युनिटी मिलके कराती है, ठीक है। और जोग्राफिकल इंडिकेशन की कोई लाइफ टाइम वो नहीं है, जैसे पेटेंट की एक लाइफ है, 20 ईयर्स की एक लाइफ है, ट्रेडमार्क की लाइफ है, डिज़ाइन की लाइफ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन लाइफ टाइम है। आपने, आपकी कम्युनिटी ने, एक एरिया की एक वेलफेयर सोसाइटी ने उस चीज़ को अगर रजिस्टर कराया, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू कोई बताई कि ये इतिहास में भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और हमारे यहाँ ये पुरखों से है, तो वो चीज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए फाइल होती है। जिसके एमपी में ही, मध्य प्रदेश में ही 24 से 25 जोग्राफिकल इंडिकेशन है, जिसमें महेश्वर की साड़ी आती है, बाघ का प्रिंट आता है, इंदौरी पोहा आता है, रतलाम के सेब हैं, खरगोन की मिर्ची है, ये वन ऑफ द, और झाबुआ का कड़कनाथ है, ये सब वहाँ का जोग्राफिकल इंडिकेशन है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे बनारस में बनारस की साड़ी फेमस है, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही बना सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट की। तो आप सबने एक बात सुनी होगी कि कोका कोला का जो प्रोडक्ट है, जो कोका कोला केमिकल है, वो सिर्फ दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, बाकी कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड सीक्रेट है। उनके साथ डॉक्यूमेंट साइन हुआ है कंपनी का कि वो दोनों लोग किसी के भी साथ उस केमिकल फार्मूला को डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते दुनिया में उसके बारे में। अगर वो बताएंगे तो उसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। उन्हें लॉ सूट फाइल किया जा सकता है, सू किया जा सकता है कोर्ट में, और जो भी हर्जाना होगा वो कंपनी लेगी। उस चीज़ को हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। कि इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसका कोई लाइफ टाइम नहीं है। ये लाइफ टाइम आपके लिए चलता है, जब तक जिंदा है कोई शख्स तब तक वो चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन कराया, 2 लोगों ने एक लॉकर में बंद करके उसे लाइफ टाइम के लिए रख दिया। सिमिलरली जैसे कोका कोला का एग्जांपल है, वैसे KFC का चिकन जो है, उसकी भी जो रेसिपी है वो भी एक ट्रेड सीक्रेट है। मैकडोनल्ड्स के चिकन की, मैकडोनल्ड्स के बर्गर की जो रेसिपी है वो भी एक ट्रेड सीक्रेट है। तो उसके जो मसाले हैं वो आपको वो टेस्ट कहीं और कभी मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली कोका कोला का जो टेस्ट है वो आपको कभी कहीं और नहीं मिलेगा। सिमिलरली जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट एक बहुत फेमस वर्ड है फिलहाल इंडिया में, जो मेरे ख्याल से लगभग सब ने ही सुना होगा। तो कॉपीराइट बेसिकली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ को अपने दायरे में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किशोर कुमार ने कोई गाना लिखा, ठीक है, वो उन्होंने लिखा, अगर अब कोई उस गाने को गाएगा तो या तो उन्हें उसके लिए रॉयल्टी देनी पड़ेगी किशोर कुमार की फैमिली को, या फिर किशोर कुमार की फैमिली उनको कोर्ट में ले जा सकती है। सो देयर आर 2 वेज। कॉपीराइट आपके 60 ईयर्स प्लस आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी होता है। तो आप ही नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी कॉपीराइट का बेनिफिट लेती है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। कॉपीराइट में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, गाना हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई म्यूज़िकल बैंड हो सकता है, उसका डिज़ाइन हो सकता है। कोई भी चीज़ जो आप अपने लिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो आपके कॉपीराइट के अंतर्गत आती है। कोई भी वीडियो आ गया, कोई भी ऑडियो आ गया, सब कुछ कॉपीराइट के अंतर्गत होता है।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप सबके पास जैसा मैंने बोला कि एक फ़ोन होगा, करेक्ट। उस फ़ोन में मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी जो टेक्नोलॉजी जो आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो कैमराज हों, चाहे वो स्लाइड करने की प्रोसेस हो, चाहे वो गेम खेलने का प्रोसेस हो, वो सब कुछ एक पेटेंट है, ठीक है। वो सब कुछ पेटेंट्स के अंदर सेव किया गया है। जो आपके फ़ोन का लोगो है पीछे, सैमसंग है, शाओमी है या जो भी है, एप्पल है, वो सब ट्रेडमार्क्ड है। उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो आप कई बार सॉफ्टवेयर खोलते हो तो सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी लाइंस आती हैं, वो सब कॉपीराइट है। और फ़ोन जिस जगह पे बना है, जहाँ से वो सिलिकॉन कलेक्ट किया गया है, उस जगह का वो जीआई है। एक फ़ोन में या एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंडिया में शायद इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, बट अगर आप इंडिया से बाहर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं शायद जिनका शायद आपने नाम भी सुना हो। माइकल जैक्सन का अगर मैं नाम लूँ, शायद मेरे ख्याल से सब ने ही माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। तो आप गूगल कीजिएगा, माइकल जैक्सन के जो जूते थे वो पेटेंट है। जो उनका आगे गिरने का एक जो तरीका था वो उनके जूतों की वजह से था। स्टीवन स्पीलबर्ग का शायद नाम सुना हो किसी ने, जिन्होंने जोरासिक पार्क मूवी बनाई थी। उनके नाम पे एक पेटेंट है जिससे कि वो कैमरास को आगे पीछे रोटेट करते हैं रेलवे ट्रैक के फॉर्म में। ऐसी अगर आयरन मैन, शायद फर्स्ट पार्ट किसी ने देखा, रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाला, तो उसमें जिस शख्स ने वॉर मशीन का कैरेक्टर किया था, उनके नाम पे पेटेंट है। उनके नाम पे हंड्रेड्स ऑफ पेटेंट्स हैं, जिसमें से 47 या 46 ऑलरेडी ग्रांटेड है। इंडिया में एज सच कुछ है नहीं जितने सेलिब्रिटीज़ हों। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे काफ़ी पेटेंट्स हैं। जो मशहूर साइंटिस्ट्स हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर सीवी रमन है या डॉक्टर श्रीनिवास हैं, जो इसरो के एक्स चेयरमैन भी थे, उनके नाम पे काफ़ी सारे पेटेंट्स हैं। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ द पेटेंट्स एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वी जो हमने अभी बात की। अब हम बात करते हैं कि पेटेंट फाइल कैसे करते हैं, फाइल करने का तरीका क्या है और उसकी फ़ीस कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी आपका जो इन्वेंशन है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है खुद से कि यार ये मैंने चीज़ बनाई है, इस चीज़ में मैंने XYZ चीज़ यूज़ करी है, मैंने ये पार्ट यूज़ किया है और ये ऐसे काम करता है। उसके बाद आपको पेटेंट सर्च करना होता है। जनरली गूगल सबके पास है, सब गूगल पे जाके देख सकते हैं कि अपना प्रोडक्ट, मुझे ऐसा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में है तो नहीं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक सेम फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। हम सब एक तरीके से ही लगभग सोचते हैं। तो हो सकता है कि जो चीज़ मैंने सोची हो वो चीज़ आपने भी सोची हो सकता है मेरे से पहले सोची हो। तो उस चीज़ को सर्च करने के लिए आप गूगल की तरफ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कहाँ ऐसा कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो नहीं, क्योंकि पेटेंट फाइल ही या ग्रांट ही तब होता है जब वैसा कोई प्रोडक्ट मौजूद ही ना हो। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, लोगों के बीच में है, चाहे किसी बुक में लिखा हो, चाहे किसी वीडियो में हो, चाहे किसी पेटेंट ऑलरेडी फाइल हुआ हो, तो आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते, आप उसको ग्रांट नहीं करा सकते। फिर हम प्रिपेयर करते हैं पेटेंट फाइल को। प्रिपेयर इन द सेंस कि आपको वो पेटेंट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, आपकी अब क्या टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी से आपकी टेक्नोलॉजी क्यों एडवांस है, उसमें क्या चीज़ नई है, क्या चीज़ आपने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है, डेवलप किया है, और क्या वो इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो बेसिकली पेटेंट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नॉवेल्टी, जिसे हम कहते हैं कि कुछ नया होना। दूसरा इन्वेंटिव स्टेप, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी से आपकी इस टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ एडवांसमेंट हुआ है। और दूसरा थर्ड वन इज़ इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, कि क्या वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनने लायक है या नहीं और जनरल पब्लिक के काम आएगा या नहीं। उसके बाद जब आप पेटेंट फाइल कर देते हो, फिर आप पब्लिकेशन के लिए जाते हो। पेटेंट पब्लिश होता है, उसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप फीस भरते हो या फिर आप 18 महीने के लिए वेट करते हो। 18 महीने बाद जब पेटेंट पब्लिश हो जाता है, फिर आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो। कंट्रोलर या एग्जामिनर उस पेटेंट को देखता है, सर्च करता है कि कोई ऐसा सिमिलर पेटेंट ऑलरेडी मार्केट में है तो नहीं।
अगर नहीं है तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है, नहीं तो एग्जामिनेशन एक FER भेजता है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उसका रिप्लाई आप फाइल करते हो, आप बताते हो कि मेरा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से क्यों अलग है, क्या फीचर्स अलग हैं और मेरे को क्यों ग्रांट मिलना चाहिए। अगर कंट्रोलर आपके इस जवाब से सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है, नहीं तो आप हियरिंग के लिए जाते हो। वर्चुअल हियरिंग होती है, अब पहले जाना पड़ता था दिल्ली में, बट अब वर्चुअल हियरिंग होती है। अब थ्रू लैपटॉप आप बात करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को समझाते हो, कंट्रोलर सेटिस्फाई होता है और आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है। नेक्स्ट, आप पेटेंट को सर्च कहाँ कर सकते हो? 2 फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको जनरली मैं यूज़ करता ही हूँ। पहला है आप गूगल पेटेंट पे जा सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आपका जो भी इन्वेंशन है, जो भी आप प्रोसेस सोच रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच रहे हो, आप उसके बारे में कुछ डिटेल डालो, उसमें आप सर्च करो, आपको मल्टीपल पेटेंट्स दिखेंगे जो कुछ उसके ही जैसे होते हैं, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपकी टेक्नोलॉजी के सिमिलर है या नहीं आपको पता चलता है। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पेटेंट स्कोप, जो कि वाइपो का है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, जो दुनिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करती है। उस एंटिटी को हम वाइपो बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो कि ऐसा कोई पेटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। फिर आता है USPTO। अगर आपको अपना पेटेंट US में फाइल कराना है तो आप USPTO की तरफ जाते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इनपास जो सबसे लास्ट में लिखा है वो इंडियन पेटेंट का सर्चिंग अथॉरिटी है, आप वहाँ से जाके इंडियन पेटेंट्स को सर्च कर सकते हो। कुछ गूगल पेटेंट का कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, अगर आप अभी भी खोलोगे तो दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाला हुआ है, प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग स्टेबल ओरल कंपोजिशन फॉर। उसके बाद कुछ ऐसे पेटेंट्स खुल के आते हैं जिसे आप डिस्क्रिप्शन में रीड कर सकते हो या फिर उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। फिर हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। जैसा मैंने पहले बताया, आपने ये 2 वर्ड्स लिखे हुए देखे होंगे कई सारे लोगोस पे, कई सारे वर्ड्स पे, कई सारे नामों पे आपने ये दोनों वर्ड्स लिखे हुए देखे होंगे। किसी पे TM लिखा होता है, किसी पे R लिखा होता है। बेसिकली हम TM तब यूज़ करते हैं ट्रेडमार्क में जब हम ट्रेडमार्क को फाइल करते हैं, और R हम तब लिखते हैं जब हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि जब मैंने आज अगर कोई ट्रेडमार्क फाइल किया, मैंने फ़ी पे करी, मैं आज से ही अपने प्रोडक्ट के ऊपर TM लिखना शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद एग्जामिनेशन होगा, एक लंबा एक प्रोसेस है दैट आई विल डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन। उसके बाद अगर लॉयर या जज उस चीज़ से सेटिस्फाई होता है और वो बोलता है कि ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है इस क्लास के अंदर, तो मैं R वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, जिसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, सिमिलर जैसे पेटेंट में भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये प्रोसेस है ट्रेडमार्क फाइलिंग का। सबसे पहले आपका जो भी ब्रांड है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप उसका एक नाम डिसाइड करते हो। उसके बाद आप उस नाम का या उस ब्रांड का लोगो डिसाइड करते हो, अगर आपके पास है, जिसे हम लोगो मार्क बोलते हैं या वर्ड मार्क बोलते हैं। उसके बाद आप इंडियन पेटेंट ऑफिस की साइट पे जाते हो, मैं अभी वो भी दिखा दूंगा आपको कैसे जाना है। आप वहाँ पे जाके अपने ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हो कि क्या सिमिलर ट्रेडमार्क मेरा एग्जिस्ट तो नहीं करता, या फिनोटिकली कोई सिमिलर ट्रेडमार्क तो नहीं है जो सुनने में सेम हो। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो पंछी और पक्षी, या बिस्लेरी और बिल्सेरी, ठीक है, ये कुछ सिमिलर ट्रेडमार्क्स हैं जो सुनने में, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, उसको सुनने में ये ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही प्रोडक्ट है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप ट्रेडमार्क के लिए फाइल करते हो, आप अपना ट्रेडमार्क फाइल करते हो, उस दिन से आप TM वर्ड यूज़ कर सकते हो अपने लोगो या नाम के ऊपर। उसके बाद वो चीज़ जनरल पब्लिक के लिए खोली जाती है ताकि जनरल पब्लिक उसे देख सके। अगर किसी का भी वैसा सिमिलर प्रोडक्ट है तो वो ऑब्जेक्शन ले सकता है उस चीज़ पे। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ में 4 महीने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो वो एग्जामिनेशन के लिए चला जाता है थ्रू द कोर्ट। तो जज जो भी है उस तरफ, वो उसे रीड करते हैं, वो उसे देखते हैं, अगर उनके सेटिस्फैक्टरी है तो आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर दिया जाता है।
ये इंडियन पेटेंट ऑफिस की साइट है, जिस पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका ट्रेडमार्क है या नहीं, या आपका पेटेंट ऑलरेडी है या नहीं। इंडियन पेटेंट ऑफिस का इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा। इस तरफ साइड में पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है, जिससे आप क्लिक करोगे प्लीज, तो ट्रेडमार्क के लिए आपका कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा, जिसमें क्लास होती है। हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विसेज की क्लास अलग होती है। अगर मैं केमिकल बना रहा हूं तो उसकी एक क्लास अलग है। मैं अगर कोई चेयर बना रहा हूं तो उसकी क्लास अलग है। मैं अगर कोई बैग बना रहा हूं तो उसकी क्लास अलग है। हर एक प्रोडक्ट की क्लास अलग होती है। ओवरऑल 44 या 45 क्लासेस हैं दैट वी विल सी, जिसमें प्रोडक्ट्स के लिए अलग क्लासेस हैं, सर्विसेज के लिए अलग क्लासेस हैं। सर्विसेज एज इन कि मैं अगर कोई कंप्यूटर की सर्विसेज देता हूं तो उसकी एक अलग क्लास है। मैं अगर ट्यूशन सर्विसेज देता हूं तो एक उसकी अलग क्लास है। और मल्टीपल क्लासेस के लिए हम क्लास 99 का यूज़ करते हैं। जब आप सर्च करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपके प्रोडक्ट से सिमिलर या आपके लोगो से सिमिलर कोई नाम तो नहीं है, और अगर है तो आप उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हो कि वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और कब रजिस्टर हुआ था। सिमिलरली जैसा कि आप देख सकते हो कि ट्रेडमार्क किस किस चीज़ का हो सकता है। ट्रेडमार्क नाम का हो सकता है, ट्रेडमार्क डिज़ाइन का हो सकता है, ट्रेडमार्क किसी लोगो का हो सकता है, सिंबल का हो सकता है, आपके स्लोगन का हो सकता है। जैसे मैकडोनल्ड्स की वो लाइन है, आई एम लविंग इट, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रेडमार्क्ड। कलर का ट्रेडमार्क हो सकता है। कैडबरी का जो आपने चॉकलेट खाया होगा, उसका अगर आप कभी रैपर देखोगे वो भी ट्रेडमार्क्ड है। क्यों? क्योंकि वो कलर कॉम्पोजिशन उन्होंने खुद बनाया है। अब वो वैसा कलर आपके कलर बॉक्स में कभी मिलेगा ही नहीं। एक पर्टिकुलर रेशियो को उन्होंने यूज़ किया है उस कलर के लिए, तब जाके उन्होंने वो कलर बनाया है, इसलिए वो भी ट्रेडमार्क्ड है। अगर बहुत लोग अगर हैं अगर तो उन लोगों को हच पता होगा। पहले वोडाफोन हच था, उससे पहले हच ऑरेंज करके एक वर्ड आता था, तो वो ऑरेंज वर्ड भी ट्रेडमार्क्ड है। जैसा मैंने बताया टोटल 45 क्लासेस हैं, जिसमें कि आप अपने ट्रेडमार्क को फाइल या रजिस्टर कराते हो। 1 से लेके 34 तक जो भी क्लासेस हैं वो प्रोडक्ट्स की क्लासेस हैं। आप गूगल कर सकते हो कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो कौन सी क्लास के अंदर फॉल करेगा। उसके बाद 35 to 45 जो भी क्लासेस हैं वो सर्विसेज की क्लास हैं। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड हो, चाहे वो मेड रिलेटेड हो, चाहे वो ट्यूशन रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें सर्विस क्लासेस में आती हैं। तो वो आप गूगल कर सकते हो। यू कैन सी कि आपका प्रोडक्ट किस क्लास के अंदर आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो वन प्लस फ़ोन शायद आप सबने सुना होगा, करेक्ट? इंदौर की एक कंपनी है वन प्लस, एक इंदौर की भी एक कंपनी है वन प्लस जो कि ट्रेडमार्क्ड है। पर दोनों कंपनियों का नाम वन प्लस है तो कायदे से ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए था, बट दोनों कंपनी की क्लासेस अलग हैं। जो वन प्लस जो चाइनीज़ मॉडल है और द ताइवानीज़ मॉडल है वो किसी और क्लास में रजिस्टर्ड है। जो इंदौर का जो वन प्लस है वो किसी और क्लास में रजिस्टर्ड है। जो इंदौर का प्रोडक्ट है वो एक ट्रिमर है, वो एक ट्रिमर कंपनी है, आप गूगल कर सकते हो। और जो वन प्लस है वो फ़ोन बनाता है, तो दोनों की क्लासेस अलग है, दोनों के प्रोडक्ट्स अलग हैं, इसलिए वो ट्रेडमार्क हो पाया। एक बहुत फेमस केस हुआ था अभी महिंद्रा वर्सेस इंडिगो का, अगर आप सबने शायद सुना हो। तो जो महिंद्रा की कार है BE6, उसके ऊपर इंडिगो ने केस किया था कि हमारी फ्लाइट का नाम है BE6 करके, ठीक है। बट इन दी एंड महिंद्रा वो केस जीता। क्यों? क्योंकि उनकी क्लासेस डिफरेंट है। कोर्ट सेज कि आप एक अलग क्लास पे ट्रैवल कर रहे हो, आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो एक अलग क्लास में फॉल करती है, जो कार्स हैं, जो EV बैटरीज हैं वो एक अलग क्लास में फॉल करती है। इसलिए आपके अगर नाम सिमिलर भी हैं तो भी आप एक दूसरे को ट्रेडमार्क के लिए अपोज नहीं कर सकते। सिमिलरली फॉर द डिज़ाइन आपका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। डिज़ाइन के लिए आप नेम ऑफ आर्टिकल, एप्लीकेंट का नाम या जो भी आपको लगता है, जैसे मैंने वॉच सर्च किया है तो वॉच के लिए मैं ऊपर सर्च करता हूँ वॉच, नीचे कैप्चा डालता हूँ और गेट सर्च के लिए चला जाता हूँ, तो मल्टीपल मुझे डिस्क्रिप्शन दिख जाते हैं कि कौन कौन सी वॉचेज़ हैं। वैसे ही जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अगर मुझे देखना है कि मेरी एरिया का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि बहुत फेमस होना चाहिए पर वो नहीं है और मुझे लगता है कि ये एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है,
तो उस चीज़ के लिए मैं जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जाके सर्च कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट का नाम या एरिया डाल सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि वो उस एरिया में ऑलरेडी है या नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी भी हमने सारी बात की, वो कब फाइल करनी चाहिए? इमीडिएटली जैसे ही आपके पास आइडिया आता है, आपको तुरंत उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। आपको लगता है कि कोई एक ऐसा XYZ प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, आपको उसे फाइल कर देना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि जितना देर आप लगाओगे उसे फाइल करने में, माइट बी पॉसिबल कि कोई और उसे कॉपी कर ले। आपको पब्लिकेशन से पहले अपने प्रोडक्ट को फाइल कर देना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप PhD कर रहे हो, तो जनरल हम सब पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। उस पेपर को पब्लिश करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने पेटेंट को फाइल कर दो, क्योंकि पेटेंट जब भी पब्लिक डोमेन में आता है तो उसके चीट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपके पेटेंट में बेसिकली 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। आपकी किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं: नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। तो जैसा कि इसमें लिखा भी है कि आपका आइडिया नॉवल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड भी होना चाहिए, कि आपने कहीं मेंशन किया हुआ हो कि आपने क्या चीज़ बनाई है, किस तरह बनाई है और क्यों बनाई है। उसका ऑलरेडी कोई चीज़ ऑलरेडी पब्लिक में पहले से नहीं होनी चाहिए। और अगर आप उसे कमर्शलाइज कर रहे हो, कमर्शलाइज करने से पहले अगर आप मार्केट में उतार रहे हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आपके जो कंपटीशन है हमेशा उसके ऊपर आपका एक अपर हैंड रहेगा, कि अगर आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने नाम का बताया ट्रेडमार्क में, अगर आपको लगता है कि आपका जो नाम है वो बहुत फेमस है किसी एक एरिया में या किसी एक रीजन में, तो उसको ट्रेडमार्क कराना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि कोई आपके नाम को कॉपी करके आपकी इमेज को ख़राब करे, या फिर कोई आपके नाम कॉपी करके आपके कंपटीशन में आ जाए और आपको जो मॉनेटरी फंड मिलना चाहिए था वो ले जाए। आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, आपकी एसेट वैल्यू इंक्रीज़ होती है, आपकी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो उससे इंक्रीज़ होती है, आपकी मार्केट रेपुटेशन बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है लोगों के बीच में, कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो रजिस्टर्ड है, जो ऑलरेडी जा चुका है लोगों के बीच में, उसकी एक वैल्यू बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल है, कोविड के टाइम पे शायद आप सबको याद हो, बाबा रामदेव ने एक मेडिसिन निकाला था कोरोनिल करके, ठीक है, पर वो बाद में उन्होंने बंद कर दिया था। रीज़न बीइंग कि एक कंपनी थी अधूरा इंजीनियर्स करके, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि कोरोनिल हमारे भी एक प्रोडक्ट का नाम है जो कि सिमिलर क्लास में फॉल करता है। इसलिए कोर्ट ने ये पतंजलि को बोला कि आप ये प्रोडक्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों का नाम सिमिलर है और दोनों ही मेडिसिन है। वैसे ही पिडिलाइट, पता नहीं आप शायद नाम सुना होगा आप सबने, जिसका फेविकॉल आता है, उसका एक बॉक्स आता था MR का, PV सील का, जो कि कॉपी किया था एस्ट्रल ने, जिसके पाइप्स आते हैं अभी, ठीक है। उन्होंने वो सिमिलर बॉक्स कॉपी किया था जो कि डिज़ाइन के अंदर फॉल करता था। उन्होंने केस किया, वो केस जीते और एस्ट्रल को वो प्रोडक्ट बंद करना पड़ा। सिमिलरली नंदिनी करके एक ब्रांड है, कर्नाटका में काफ़ी फेमस है, जैसे अपने यहाँ अमूल बहुत फेमस है, साउथ में नंदिनी बहुत फेमस है। उनके ऊपर भी केस हुआ था, एक नंदिनी डीलक्स करके एक होटल चेन थी, जिन्होंने बोला कि हमारा नाम सिमिलर है तो नंदिनी ये नाम नहीं रख सकता। देन कोर्ट सेज कि आप दोनों अलग अलग क्लास में फॉल करते हो, इसलिए वो रख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर की, IPFC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने IIT इंदौर दृष्टि CPS फाउंडेशन को दिया है। अगर आपके पास कोई भी MSME सर्टिफिकेट है अंडर सर्विसेज और इन मैन्युफैक्चरिंग, और आपके पास आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आपका कोई पेटेंट है जो ऑलरेडी ग्रांटेड है, वी कैन रिम्बर्स द अमाउंट जो भी आपने खर्च किया है, एक पर्टिकुलर, जो कि डिपेंड करता है आपके इन्वॉइसेस क्या हैं, आपने क्या फीस भरी है उसके ऊपर, करेक्ट। तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें कि मुझे
सबसे पहले एक कॉपी चाहिए होती है आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, जिसे आप MSME सर्टिफिकेट बोलते हो, उसकी, आपके इन्वॉइसेस की कॉपी, आपका जो ग्रांट सर्टिफिकेट है वो, उसकी कॉपी ऑब्वियसली, और आपके जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चेक, कैंसिल चेक और वो सब, ताकि वी कैन रिम्बर्स द अमाउंट इनटू योर अकाउंट। उसका जो फंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने IIT इंदौर को दिया हुआ है। उसका जैसे जैसे वो फंड हमें दिया ही इसलिए है ताकि वी कैन सपोर्ट MSME जिनका ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन्होंने 4 हमें बोली हैं: पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। एक और आगे करना प्लीज़। अगर आपका कोई भी पेटेंट इंडिया से बाहर ग्रांट हुआ है, US में ग्रांट हुआ है, यूरोप में ग्रांट हुआ है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको अप टू 5 lakhs तक देती है, डिपेंड्स ऑन योर इनवॉइसेस और बिल। अगर आपका कोई भी पेटेंट इंडिया में ग्रांट हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको अप टू 1 lakh तक देती है। जो भी आपने स्पेंड किया है 1 लाख तक, आपको उसका पैसा वापस मिलता है। GI, अगर आपका कोई भी जोग्राफिकल इंडिकेशन है किसी कमेटी का या वेलफेयर एसोसिएशन का, कम्युनिटी का, तो उसको अप टू 2 लाख तक आपको वापस मिल जाते हैं अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME चैंपियन स्कीम। अगर आपका कोई भी डिज़ाइन रजिस्टर्ड है, उसके लिए 15,000 तक आपको वापस मिल जाते हैं। और अगर आपका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, उसके लिए 10,000 तक आपको वापस मिल जाते हैं। ये अमाउंट जनरली ऑफिशियल फ़ीस के अकॉर्डिंग ही रखा है। तो अगर जैसे मैं पेटेंट की ऑफिशियल फ़ीस की बात करूं तो फाइलिंग की 1600 रुपये है इंडिविजुअल, MSME और स्टार्टअप के लिए। अगर कोई लार्ज एंटिटी है, कोई बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए भले ही 8,000 रुपये फ़ीस है, बट छोटे वेंडर्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो 1600 रुपये फ़ीस है। वैसे ही ट्रेडमार्क में अगर कोई छोटा वेंडर है, कोई स्टार्टअप है, कोई MSME है, तो उनके लिए 4500 रुपये फ़ीस है। और जो भी अटर्नी की फ़ीस जो भी होती है, जिस भी लॉयर से आप काम करा रहे हो, उनकी फ़ीस के अकॉर्डिंग दे हैव डिसाइडेड कि 10,000 रुपये से ऊपर वो नहीं स्पेंड हो सकता, या पेटेंट में 1 लाख से ऊपर तक नहीं स्पेंड हो सकता। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच जो मुझे चाहिए होते हैं आपको पैसा रिम्बर्स करने के लिए। आपका उद्यम सर्टिफिकेट, आपका जो भी IP ग्रांट हुआ है, चाहे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, GI है, डिज़ाइन है, उसका सर्टिफिकेट, आपके प्रोफेशनल इन्वॉइसेस, जो भी आपने फ़ीस पे की है लॉयर को, जो उसकी प्रोफेशनल फ़ीस है, उसके इन्वॉइसेस, ऑफिशियल फ़ीस की रिसीट्स। जब भी आप गवर्नमेंट पोर्टल पे कोई भी फ़ीस देते हो, उसकी एक रिसीट जनरेट होती है, उसकी कॉपी, और आपके कैंसल चेक की कॉपी, और पैन कार्ड और जो भी है, GST नंबर और पैन कार्ड, सो दैट कि मैं डायरेक्टली PFMS के थ्रू, अगर किसी को पता हो, गवर्नमेंट पोर्टल, उसके थ्रू आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। वंस जैसे भी मैं वेरीफाई करूँगा हर एक चीज़ की ठीक है, तो वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। MSME सर्टिफिकेट इस स्कीम के अंडर में आपका मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए या फिर सर्विसेज में होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग MSMEs को ये स्कीम अभी तक नहीं है। ये बारकोड है दैट यू कैन स्कैन, और अगर आपको रिम्बर्समेंट या फाइलिंग के लिए अप्लाई करना है थ्रू IIT इंदौर, आप कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your knowledge with us. May I please call Dr. Rupesh Dubey, sir, to felicitate Mr. Ankit Gupta, sir, with a token of memento.